चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। बीए किया है, एमए किया, लगता है वो भी एमए किया। काम नहीं है वरना यहाँ आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। ये वीडियो है सन 2016 की, जब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नगर निगम ने फैसला किया कि 1083 रिक्त स्थानों पर सफाई कर्मचारी की भर्ती की जाए। उन्होंने इसके लिए नोटिफिकेशन निकाला कि 1083 रिक्त पद हैं सफाई कर्मचारी के लिए, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रखेगी 10वीं क्लास। लेकिन इन 1083 रिक्त पदों पर लगभग 60,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुई, जिसमें कि 10वीं पास तो थे ही, उसके अलावा ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और डॉक्टरेट डिग्री हासिल कर चुके लोगों ने भी इस चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई किया। ये दर्शाता है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की समस्या कितनी बड़ी है। आज हम इसी समस्या के बारे में बात करेंगे और एक समाधान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जिस 2016 की रिक्रूटमेंट की बात मैंने की, उस रिक्रूटमेंट में खास बात क्या रही कि वहां के जो कमिश्नर थे उस समय, उन्होंने ये फैसला लिया कि इस रिक्रूटमेंट में इंटरव्यू से पहले एक प्रैक्टिकल लिया जाएगा, जो कि एप्लीकेंट्स की एफिशिएंसी को चेक करेगा उस काम में जिसके लिए वो अप्लाई कर रहे हैं। तो उन्होंने एप्लीकेंट्स को बोला कि आपकी नॉलेज तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले आप जो बाहर गंदा नाला है उसको साफ करके दिखाइए। हमारी एक टीम आपका सुपरविजन करेगी और जो कैंडिडेट्स उसको अच्छे से साफ कर पाएंगे उनका ही इंटरव्यू लिया जाएगा। अब इस फैसले का इन ग्रेजुएट्स ने ऑब्वियसली विरोध किया, और विरोध में उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। निगम के जो कर्मचारी जो शायद 15 या 20 हजार रुपए सैलरी लेते हैं, आज तक इस नाले में कभी नहीं घुसे, और आज इन बेचारों को इनकी बेरोजगारी का फायदा उठा करके ये संविदा कर्मचारी हैं, इन्हें सबको यहाँ लाके खड़ा कर। अब जब आपने अप्लाई ही चपरासी की नौकरी के लिए किया है, तो अगर आपको इंटरव्यू से पहले एक प्रैक्टिकल तौर पर वो काम करने के लिए बोल दिया गया, तो इसमें क्या गुनाह हो गया? आपके पीएचडी होने से उस जॉब की एक्सपेक्टेशंस तो आपसे बदल नहीं जाएंगी। लेकिन असली मुद्दा ये नहीं है कि उन्होंने विरोध किया। असली मुद्दा ये है कि उन्होंने, एक इंजीनियर ने, एक ग्रेजुएट ने, एक पोस्ट ग्रेजुएट ने एक चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई किया। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? यही सवाल जब एक इंजीनियर से किया गया तो उनके आर्गुमेंट सुनिए। कोई काम जो है छोटा बड़ा नहीं होता सर। तो जैसा कि हमारे सर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी थे सर, वो भी सर स्ट्रगल करते हुए पहले पेपर भेजते तो उसके बाद वो आके राष्ट्रपति बने। और सर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सर पहले ही चाय की दुकान में काम करते थे। और मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट सर धीरू भाई अंबानी, वो भी सर पेट्रोल पंप पे काम। भाई बात में दम तो है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। लेकिन मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहूंगा जो ऐसी सरकारी नौकरी के लिए तो अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन प्राइवेट नौकरी जब उनको इससे अच्छी भी मिल रही हो उसके लिए अप्लाई क्यों नहीं करते? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। ओवर प्रोटेक्शन, अति सुरक्षा। सरकारी नौकरी के बारे में प्रसिद्ध कथन है कि सरकारी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल है, उसे छोड़ना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो मेरे अनुसार जो ये चार्म है सरकारी नौकरी का, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ही ये है कि सरकारी नौकरी में आपको एक बार मेहनत करके ज्वाइनिंग मिल गई तो उसके बाद आपको निकाला नहीं जाएगा, चाहे आप काम करो चाहे ना करो। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा एक बात बताओ गुरु, ये सब तुम लोग इतना तैयारी कर रहे हो, हम लोग बिहार में जहां भी घूमे सरकारी नौकरी का बड़ा क्रेज है, क्या है इसकी वजह? नौकरी मिलेगी तो तिलक मिलेगा, सबसे बड़ा। विस्तार समझाइए। नौकरी मिलेगी तो तिलक मिलेगा मतलब? यहाँ पर दहेज प्रथा बहुत ज़्यादा है। ये मतलब कि अगर आप मैट्रिक पास हैं, आप ग्रुप डी भी ज्वाइन कर लेते हैं तो 10 लाख आपका तिलक कंफर्म बन गया। तो अंत में बात आती है माइंडसेट की। हमें लगता है प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट नौकरियां निकाल नहीं रही है। भाई अगर निकाल भी देगी तो कितनी निकाल लेगी?
हर साल इंडिया में लगभग 75 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। और हमारा जो लास्ट सेंसस हुआ था इंडिया में 2011 में, उसके अनुसार आज़ादी के बाद से जितनी जॉब क्रिएट हुई 2011 तक, उनकी संख्या ही 1,75,00,000 थी। मतलब अगर गवर्नमेंट को सबको एम्प्लॉय करना पड़ जाए, ग्रेजुएट्स को सिर्फ, तो उनको हर 2 से 2.5 साल में उतनी जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी जितनी की पिछले 75 साल में हुई हैं आज़ादी के बाद से। लेकिन एक्चुअल में तो गवर्नमेंट को हर साल लगभग 1 से 1.5 लाख ही नई जॉब्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये जो 75 लाख ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, उसमें से 74 लाख ग्रेजुएट्स कहाँ जाएंगे? अल्टीमेटली उनको प्राइवेट नौकरी की तरफ जाना पड़ेगा या फिर अपना बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। लेकिन इन 74 लाख में से मोस्टली करते क्या है? 1 साल सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो अगले साल फिर से उसी सरकारी नौकरी के फॉर्म फिल कर देते हैं। और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? जो अगले साल 75 लाख लोग उन 1 लाख नौकरी के लिए कंपीट करने वाले थे, उन 75 लाख के साथ साथ आप 74 लाख और कंपीट करेंगे, तो 1,49,00,000 लोग उन्हीं 1 लाख जॉब्स के लिए कंपीट करेंगे अगले साल। और ये सिलसिला यहाँ रुकता नहीं है। काफी कैंडिडेट्स तो ऐसे होते हैं जो कि 5-5, 10-10 साल लगा देते हैं एक सरकारी नौकरी के पीछे। यही वजह है कि 2018-19 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें लगभग 5 करोड़ एप्लीकेशंस रिसीव हुए इन टोटल। और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज सरकार ने निकाली थी पूरे साल में, वो थी सिर्फ 38,000, जो कि टोटल एप्लीकेशंस का 0.1% भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस साल आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उस साल अगर आपको एक जॉब नहीं मिली, तो अगले साल अगर उस जॉब के लिए आप दोबारा कंपीट कर रहे हैं तो आपके चांसेस स्टैटिस्टिकली और भी कम हैं, अनलेस नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा ना हो। तो क्या ज्यादा सेंसिबल बात ये नहीं है कि आप एक टाइम लिमिट डिसाइड कर लें कि इस टाइम लिमिट तक मेरा गवर्नमेंट जॉब में नहीं हुआ तो उसके बाद मैं या तो प्राइवेट की तरफ चला जाऊंगा या फिर अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगा। आई थिंक जब कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता तो एटलीस्ट चाय का ठेला लगाना ज्यादा रिस्पेक्टेबल है बजाय कि चपड़ासी की नौकरी के, है कि नहीं? चलिए देखते हैं बिहार की जब एक लड़की ने, ग्रेजुएट लड़की ने ऐसा ही कदम उठाया तो उसका क्या नतीजा हुआ। मैम क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका गुप्ता। अच्छा, इस तरीके से धूप में खड़े होकर चाय बेचने का मतलब ऐसा क्या हुआ कि आपको यहाँ चाय बेचना पड़ रहा है? एक्चुअली जब गवर्नमेंट एग्जाम्स नहीं क्रैक हो पा रहे थे तो फिर मैंने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे कब तक रहेंगे। बहुत लोग ये नहीं सोचते हैं कि चाय बेच के कितना ही कमा लेंगे। जब हमने बातचीत की थी पहले, प्राइवेट जॉब करती तो 20,000, 25,000, 30,000 आप कितने दिन से यहाँ लगा रही कर लेती। तो अगर एक सप्ताह का 1 वीक हुआ है सर, डेली 1 वीक में कितने पैसे कमा लिए? ऑलमोस्ट 2,700 कभी हो रहा है, कभी 3,000 सेलिंग पर डे का। मैं बता रही हूँ पर डे का। कितना कप बेच देती है लगभग? एवरेज 400 कप। कप का प्राइस कितना रहता है? 20 रुपया। 20 रुपए। मेरी जर्नी पटना वुमेन्स कॉलेज के सामने से शुरू हुई थी अप्रैल में, और आज मेरा 2 जगह स्टॉल, एक यहाँ और एक राजा बाजार में। लेकिन 1 सेकंड, मेरा स्टॉल उठा के ले गए, बिना नोटिस के उठा कर ले गए हैं। अचानक बिना कोई नोटिस दिए उठाकर हम ऐसे पकड़े हुए हैं अपने स्टॉल को कि मेरा स्टॉल मत लेकर जाइए, मत लेकर जाइए, मत लेकर जाइए। लेकिन जबरदस्ती उठाकर लेकर चले। हम सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं थे, हम अपना कुछ करने का चाहे। हम अभी 5-6 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। मेरा सपना था कि हम अपने लाइफ में कम से कम 1000 लोगों को रोजगार दे। मेरे पास ज्यादा पैसे हैं नहीं, हम घर से पैसे लेना नहीं चाहते। हम जो करना चाहते खुद के पैसों से। हम उन बच्चों में से नहीं है सर जो सरकारी नौकरी के लिए प्रोटेस्ट करते थे, जो तोड़फोड़ करते थे। हम उन बच्चे में से हैं, हम उन बच्चे में से हैं सर। नहीं हुआ नौकरी तो छोड़ दिया, बोला ठीक है कोई बात नहीं, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट लेगी। क्या हम भी तो इस देश के सिटीजन है ना, हम भी तो रोजगार क्रिएट कर सकते हैं ना, सब कुछ सरकार क्यों करेगी? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। स्टॉल तो ये हमारा 2 से 2.5 लाख रुपए का स्टॉल है। और अभी कुछ दिन पहले मेरे बोरिंग रोड वाले स्टॉल पे कृष्ण मोहन न्यायपति सर आए थे, जो इमामी के डायरेक्टर सर हैं। हैप्पीज एंडिंग। तो स्ट्रगल तो इनको भी करनी पड़ी, बल्कि इनके रास्ते में तो सरकार ने भी अड़चने पैदा की, लेकिन फिर भी इरादे मजबूत थे। तो अल्टीमेटली आज इनका एक रजिस्टर्ड बिजनेस है जो कि इनको ऑर्गेनाइज सेक्टर का एक पार्ट बनाता है, जिसमें कि ये टैक्स भी गवर्नमेंट को पे कर रही है। लेकिन मैं जानता हूँ अभी आप क्या सोच रहे हैं, ये तो लड़की है इसलिए इतना सपोर्ट मिल गया इसको, अगर लड़का होता तो नहीं मिलता ये सपोर्ट। चलिए एक ऐसे लड़के की भी बात सुन लेते हैं जिसने कि मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की और सेम लाइन में अपना बिजनेस शुरू किया और आज वो
करोड़ों में नहीं अरबों में रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। खासकर सरकारी नौकरियों पर इतने ज़्यादा लोग डिपेंडेंट है कि उसके बिना उनको लगता है ज़िंदगी ही नहीं है। मैं आप सबको यही बोलता हूँ, मैं जब भी भाषणों में जाता हूँ, जब मैं बातें करता हूँ स्पीच में, कि आप अपनी कहानी बनाइए, इस माया जाल से बाहर निकलिए। और अभी निकल रहा है युवा, बड़ा इंस्पायर हो रहा है, अपने बिजनेसेस चालू कर रहा है, अपने धंधे पौड़ी चालू। आपको अपनी ज़िंदगी का आप 4-5 साल अगर कोई सरकारी नौकरी के पीछे दे सकते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है, जिसका परिणाम आपके हाथ में नहीं, तो 4-5 साल आप अपने धंधे व्यापार में दे देंगे अगर, तो आपकी तरीके निश्चित है। अब 2 ऐसे चाय वाले के एग्जाम्पल देकर मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि हम चाय का ठेला ही लगा लें सभी, बल्कि बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस सरकारी नौकरी के पीछे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत हम किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्यों ना करें। MBA चाय वाले ने एक प्रॉब्लम देखी कि कोई भी ऐसा अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है जो कि आपको एक टपरी वाले जैसी चाय कम रेट में पिला दे और हाइजेनिक तरीके से बनाकर पिला दे। जो चाय की टपरी है उनकी चाय अच्छी है लेकिन हाइजेनिक तरीके से नहीं बनती और हाइजेनिक जगह पे नहीं मिलती। जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं उनमें चाय हाइजेनिक तरीके से बनती है लेकिन ना इतनी अच्छी होती है और उसके रेट भी 150-200 रुपये होते थे। इन्होंने इसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसका सोल्यूशन लिया है। हाइजेनिक तरीके से बनी हुई चाय अच्छी हाइजेनिक प्लेस पर बैठकर आपको मिलती है और रेट उसका वही 10 से 15 रुपये। और उसका परिणाम क्या हुआ कि लगभग 5 से 6 साल हुए हैं उनको शुरू किए हुए और आज वो किसी भी सरकारी नौकरी वाले एम्प्लॉय से, क्लास A के एम्प्लॉय से भी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, अगर वो सरकारी नौकरी अच्छे से अच्छी लग भी जाते तो सिर्फ अपने एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को वो दूर करते। अभी उन्होंने अपने लिए तो एम्प्लॉयमेंट लिया ही ये स्टार्टअप शुरू करके, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी किया। आज कितने ही घरों का चूल्हा सिर्फ MBA चाय वाले की वजह से जल रहा है जो उनके रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं। तो हम भी क्यों ना ऐसी किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें जिसका कि सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम अभी डेवलपिंग स्टेज में है, डेवलप्ड नेशन नहीं है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं, इसका भी कोई सोल्यूशन स्टार्टअप के रूप में आ सकता है। उसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। हम देखते हैं फॉरेन कंट्रीज इतनी साफ सुथरी हैं लेकिन इंडिया में कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं हर जगह। क्या इस वेस्ट को हम रिसाइकल करके उससे कुछ दोबारा बनाने की कोशिश करें और उसको सेल करके अपना कुछ अर्निंग करें? क्या इस पर एक स्टार्टअप पॉसिबल नहीं हो सकता? इसी तरह दुनिया की सबसे ज्यादा पोल्यूटेड 5 सिटीज इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। तो क्या उस पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए आप अगर कुछ कदम आगे बढ़ाएं तो उसमें आपका एक बेटर स्टार्टअप नहीं निकल के आ जाएगा? इसी तरह अनऑर्गेनाइज सेक्टर अपने आप में ही काफी बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया का 80% वर्कफोर्स गवर्नमेंट को टैक्स ही पे नहीं कर रहा। तो क्या उनके साथ टाई अप करके आप कुछ ऐसा बनाएं जिससे कि वो भी टैक्स देने में समर्थ बने और इंडिया का भी ग्रोथ हो, उनको अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ लेकर आया जाए। इसी तरह एग्रीकल्चर में स्टोरेज की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, तो क्या हम कुछ स्टोरेज का कुछ सोल्यूशन नहीं निकाल के ला सकते? उस पर एक स्टार्टअप पॉसिबल है क्या? तो मैं ये जस्ट कुछ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके आपके सामने बता रहा हूं। उसी तरह हजारों प्रॉब्लम्स होंगी और 1000 प्रॉब्लम्स का मतलब है 1000 अपॉर्चुनिटीज MBA चाय वाले की तरह अरबों का रेवेन्यू जनरेट करने की। तो अगर आपको मेरी बात में दम लगा तो आज की इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने सभी ऐसे दोस्तों के साथ जो कि एम्प्लॉयमेंट की खोज में हैं, और कमेंट में मुझे ये जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस फॉर्मेट को आगे कंटिन्यू किया जाए कि नहीं।